एपिसोड 6 की शुरुआत में हम आन्या को देखते हैं जो कि डेमियन से कह रही होती है कि जल्दी करो और जो कि तुमने प्रॉमिस किए थे वो दे दो। पर डेमियन इसके लिए मना करता है और उससे कहने लगता है कि और तुमने कल मुझ पर एक बन फेंका था तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे कुछ भी मांगने की। और वो अपने मन में कहने लगता है कि क्या वो उस दिन रुमाल वाली बात की वजह से मुझसे कुछ निकलवाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं एहसान चुकाऊंगा। और वो कहने लगता है कि कम से कम उसने ऐसा कुछ तो नहीं मांगा जो नामुमकिन हो, जैसे उसके पेरेंट्स को नौकरी दिलवाना या मेरे फादर से मिलवाना। लेकिन ये चीज आन्या को अपनी टेलीपैथी से पता चल जाती है तो वो डेमियन से केक के लिए मना करके उससे कहने लगती है कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ तुम्हारे घर जाना चाहती हूँ। जिसे सुनकर डेमियन का पूरा मुंह लाल हो जाता है और उसका एक चमचा आन्या से कहने लगता है कि तुम्हारे परिवार का स्टेटस इतना कम है कि डेस्मोंड का तुमसे कभी कोई लेना देना नहीं होगा। तो आन्या उससे कहने लगती है कि आन्या की मम्मा ने उस दिन सेकंड सन की मम्मा के साथ बहुत फ्रेंडली तरीके से चाय पी थी। जिसे सुनकर डेमियन उससे कहने लगता है कि झूठ बोलना बंद करो। तो आन्या उससे कहती है कि ये झूठ नहीं है, अपनी मम्मा से पूछो। जिसे सुनकर डेमियन उससे कहने लगता है कि तुमने मेरे बारे में कुछ नहीं सुना है ना। और वो अपने मन में कहने लगता है कि अगर उसे मेरे नर्सरी के दिनों के काले इतिहास के बारे में कुछ भी पता चला तो सब खत्म हो जाएगा। पर ये चीज आन्या को अपनी टेलीपैथी से पता चल जाती है और वो डेमियन से कहने लगती है कि मैंने सच में कुछ नहीं सुना। जिसे सुनकर डेमियन वहां से जाने लगता है और आन्या से कहने लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे किसी को अपने घर कभी नहीं बुलाऊंगा। और फिर उसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहां लॉयड स्टाफ और वहां के पेशेंट्स के बीच काफी पॉपुलर हो गया होता है, जिसे देखकर वहां का एक डॉक्टर काफी जल रहा होता है। और फिर उसके बाद हम फियोना को देखते हैं जो कि लॉयड से पूछ रही होती है कि क्या मेलिंडा डेस्मोंड से जुड़े कोई मरीज हैं। तो लॉयड हाँ कहता है और उसे बताता है कि जाहिर है और लेडी पैट्रियट सोसाइटी से कनेक्शन बनाने में कामयाब रही। पर फियोना उससे कहने लगती है कि लेकिन क्या मेलिंडा प्रायोरिटी लिस्ट में काफी नीचे नहीं है। तो लॉयड उससे कहने लगता है कि मैं पक्का नहीं कह सकता, इसीलिए मुझे और जानकारी चाहिए और मुझे बहुत डाउट है कि और अकेले इतनी जानकारी हासिल कर पाएगी। जिसे सुनते ही फियोना उससे कहने लगती है कि मेरे लिए तुम्हारी वाइफ का रोल निभाने में अभी देर नहीं हुई है। पर लॉयड उससे कहने लगता है कि नहीं, मुझे चाहिए कि तुम मेरा साथ देती रहो जैसे तुम दे रही हो। हालांकि अगर ये तय होता है कि मेलिंडा के पीछे पड़ना सही है तो मैं तुमसे लेडी पैट्रियट सोसाइटी में घुसपैठ करने के लिए कह सकता हूँ। जिसे सुनकर फियोना हाँ कहती है और उससे कहने लगती है कि शायद कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका उससे कोई कनेक्शन है, लेकिन मुझे शक है कि तुम उनका चेकअप कर पाओगे क्योंकि डायरेक्टर तुम्हें पर्सनल दुश्मनी की वजह से और काम नहीं देगा। और वो उसे बताती है कि जब भी तुम्हारी पॉपुलैरिटी बढ़ती है तो वो तुम्हें नफरत भरी नजरों से घूरता है। और उस डॉक्टर का नाम जेराल्ड गोरे होता है जो कि चीफ मेडिकल डायरेक्टर होता है। और फियोना लॉयड को बताती है कि वीआईपी मरीजों के चेकअप के सभी असाइनमेंट उसी के जरिए जाते हैं, इसीलिए तुम इस मामले को जल्द से जल्द निपटाना चाहोगे। तो लॉयड उससे कहने लगता है कि मुझे लगता है कि मेरे पास कोई और चारा नहीं है और वो उससे प्रिपरेशन शुरू करने के लिए कहता है। जिसे सुनकर फियोना हाँ कहती है और वो बाहर आके अपने मन में कहने लगती है कि आज मुझे लॉयड से 1 मिनट 42 सेकंड तक बात करने का मौका मिला। और वहीं जेराल्ड गोरे छिपकर फियोना को देख रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है कि मेरी नजर हमेशा से फियोना पर थी और अब तुमने भी उस पर अपना पंजा जमा लिया है, पर तुम इससे बच नहीं पाओगे। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जेराल्ड गोरे लॉयड को लापरवाह साबित करने और उसे बदनाम करने के लिए कई ट्रिक्स यूज करता है, लेकिन उसकी एक भी ट्रिक काम नहीं करती। और उल्टा वहाँ का स्टाफ लॉयड की थोड़ी सी लापरवाही को अडोरेबल कहने लगता है। और फिर उसके बाद हम फियोना को एक लेटर पढ़ता हुआ देखते हैं जो कि लॉयड के नाम से होता है, पर उसे लिखा जेराल्ड गोरे ने होता है। और वो लॉयड की बदनामी को सोचकर अपने मन में ख्याली पुलाव पका रहा होता है। पर फियोना उस लेटर की हैंडराइटिंग को देख के ही समझ जाती है कि ये फेक है। और तभी वहाँ पर लॉयड आ जाता है तो फियोना उसके साथ वहाँ से जाने लगती है, जिसे देखकर जेराल्ड गोरे और ज्यादा जलने लगता है। और वो सीधा वहाँ से जाके स्टेट सिक्योरिटी सर्विस को फोन लगा देता है और उनसे कहने लगता है कि हमारे स्टाफ में एक स्पाई है। और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि स्टेट सिक्योरिटी सर्विस से 2 ऑफिसर वहाँ पर आ गए होते हैं, जिनसे जेराल्ड गोरे झूठ बोलने लगता है और लॉयड को फंसाने की पूरी कोशिश करने लगता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उनमें से एक ऑफिसर लॉयड को हथकड़ी पहना देता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें जासूस होने के शक में गिरफ्तार किया जाता है। जिसे देखकर तो जेराल्ड गोरे बहुत ज्यादा खुश होने लगता है और लॉयड उस ऑफिसर से कहने लगता है कि हथकड़ी प्लान का हिस्सा नहीं थी। तो वो ऑफिसर उससे कहने लगता है कि मैं हमेशा से ये कम से कम एक बार करना चाहता था। और वो ऑफिसर और कोई नहीं हमारा फ्रैंकी होता है, जो कि लॉयड से कहने लगता है कि मुझे अचानक बुलाया गया सिर्फ इसीलिए कि मुझे फोन में घुसने के लिए मजबूर किया जाए और इस बेवकूफी भरे नाटक में साथ देना पड़ी, तो मुझे कम से कम इसका मजा लेने दो। और दूसरा ऑफिसर फियोना बनी होती है जो कि इशारे से लॉयड
लॉयड को बता देती है कि जेराल्ड गोरे पीछे है, जिसे देखकर लॉयड नाटक करने लगता है और कहने लगता है कि मुझ पर किस चीज का आरोप है। तो फ्रैंक उसे एक डॉक्यूमेंट दिखा के कहने लगता है कि तो मैंने वेस्ट को बेचने की प्लानिंग बना रहे थे, है ना? पर लॉयड उससे कहने लगता है कि मैंने पहले कभी नहीं देखा और तुम्हें ये कहाँ मिले। तो फियोना जेराल्ड गोरे को पकड़ के लॉयड से कहने लगती है कि इन्होंने हमसे कहा कि ये चीजें हमें तुम्हारे डेस्क में मिलेंगी, जिसे सुनकर लॉयड थोड़ी उदास होने की एक्टिंग करने लगता है और उस डॉक्यूमेंट को खोल के कहने लगता है कि ये डॉक्यूमेंट फॉन्ट मेरे इस्तेमाल किए जाने वाली टाइपराइटर से अलग दिख रहा है और उस डॉक्यूमेंट का फॉन्ट जेराल्ड गोरे द्वारा यूज किए जाने वाले टाइपराइटर का होता है, जिससे जेराल्ड गोरे उल्टा खुद ही फंस जाता है। और फ्रैंकी और फियोना उस पर कुछ एलिगेशंस लगाकर उसे वहां से ले जाने की बात करने लगते हैं, जिसे सुनते ही जेराल्ड गोरे बहुत ज्यादा घबरा जाता है। पर तभी लॉयड फ्रैंकी और फियोना से कहने लगता है कि ये सच है कि डायरेक्टर बिना परमिशन के मेडिकल सप्लाई घर ले गए हैं और कुछ दूसरे हॉस्पिटल्स को भी बेच दी हैं, लेकिन वो कोई ऐसे नीच इंसान नहीं है जो अपने देश के साथ धोखा करेंगे और डायरेक्टर मुझसे कहीं ज्यादा पॉपुलर हैं और एक भरोसेमंद लीडर हैं जो हमेशा अपने आसपास के सभी लोगों का ख्याल रखते हैं। और वो कहने लगता है कि डायरेक्टर इस हॉस्पिटल के लिए एक ट्रेजर हैं और वो हमारी उम्मीद की किरण है। अगर आप डायरेक्टर को गिरफ्तार करने जा रहे हैं तो इसकी बजाय मुझे ले जाइए, मैं हर चीज का इल्जाम अपने ऊपर ले लूंगा। और ये सब सुनकर तो जेराल्ड गोरे इमोशनल हो जाता है और फ्रैंकी उससे कहने लगता है कि तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा आदमी काम कर रहा है और इसी वजह से मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम एक स्पाई हो और हम तुम्हारे हॉस्पिटल को सर्विलेंस लिस्ट से हटा देंगे। और ये कह के वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और जेराल्ड गोरे वहीं पर बैठ के रोने लगता है और लॉयड को पकड़ के उसे बचाने के लिए थैंक यू कहने लगता है। और फिर उसके बाद हम एक ऑफिसर को देखते हैं जो कि स्टेट सिक्योरिटी सर्विस के डायरेक्टर को एक फाइल देके उनसे कह रहा होता है कि विले स्क्वायर जो देश के बाहर छिपा हुआ था, ऐसी रिपोर्ट है कि जिस ग्रुप को वो कमांड करता है वो बर्लिन में घुस गया है। और फिर उसके बाद हम ईडन कॉलेज की कुछ बसेस को देखते हैं जो कि बर्लिन म्यूजियम की तरफ जा रही होती हैं और उनमें से एक बस में आन्या और उसके क्लासमेट्स भी बैठे होते हैं जो कि सभी आपस में बातें कर रहे होते हैं। और यहाँ आन्या के दिमाग में एक खुरापाती प्लान चल रहा होता है, जिसे सोचकर वो एक पेपर को डेमियन की तरफ फेंकती है, जिसे कैच करके डेमियन जैसे ही उसकी तरफ देखता है आन्या अजीब सा मुंह बनाकर उसे चिढ़ाने लगती है। तो डेमियन वो पेपर उसके मुंह पे मार देता है, जो कि शायद आन्या को थोड़ी जोर से लग भी जाता है और यहाँ पर उसका प्लान फेल हो जाता है। और डेमियन अपने मन में कहने लगता है कि क्या वो इसीलिए नाराज है क्योंकि मैंने अभी तक उसका एहसान नहीं चुकाया है। और वो अपने बैग में से केक का बॉक्स निकाल के आन्या को देने की सोचता है, लेकिन उससे पहले वो केक उसके चमचों में बट जाता है और थोड़ी ही देर में डेमियन और उसके दोनों चमचे वो केक खाकर फ्री तक हो जाते हैं। और बेकी अपने साथ एक कैंडीज का बॉक्स लेके आई होती है, जबकि अन्य साधारण से 2 प्रकार के पीनट्स के पैकेट लाई होती है, जिन्हें देखकर बेकी उससे कहने लगती है कि तुम्हें ज्यादा बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। और वो सभी लगभग म्यूजियम पहुंच गए होते हैं कि तभी एक बस म्यूजियम की तरफ मुड़ जाती है, जबकि 2 बस वहां से सीधी निकल जाती हैं। और आने वाली बस थोड़ी ही आगे आके विले स्क्वायर द्वारा हाईजैक हो जाती है और बस ड्राइवर उसे पीछा करने वाली एक कार के बारे में बताता है, जिसे सुनकर विले स्क्वायर अपने बैग में से एक शॉटगन निकालता है और कार के टायर पर फायर कर देता है, जिससे कार का टायर पंचर हो जाता है और कार सीधे पेड़ से जाके टकरा जाती है। और विले स्क्वायर सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग कह के उनसे कहने लगता है कि मुझे लगता है कि आप सब इतने समझदार हैं कि समझ सके कि क्या हो रहा है और इस बस पर हमने रेड सर्कस ने कब्जा कर लिया है। अगर तुम सब घर जिंदा वापस जाना चाहते हो तो हमारा साथ दो। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।